मेजर रोल है, उसमें कोसी का क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज जहां विमर्श हो रहा है ये सबसे कमजोर कड़ी है। इस पूरे विकास यात्रा की, पूरी शिक्षा की बात की सबसे कमजोर कड़ी है, जहां से बात इससे नीचे शिक्षा का स्तर नहीं है। इसके बाद मैं दो बातें कहना चाहूंगा, एक शिक्षा की आम स्थिति और कोसी में शिक्षा की जो विशेष स्थिति, शिक्षा की समस्या है, दोनों बातों को मैं रेखांकित करना चाहूंगा। अगर हम कोसी क्षेत्र की बात करें, जब हम कोसी क्षेत्र की बात करते हैं तो पूरे कोसी प्रमंडल को हम इकाई के रूप में लेते हैं, लेकिन साल 2 साल से मैं पूरी तरह से तटबंध के बीच रह रहा हूँ, गांव में रह रहा हूँ। हमारे साथ संतोष जी हैं जो जीवन साला के शिक्षक भी हैं, विशाल समुदाय का संपर्क करते हैं। तो वहां तटनिया की भयंकर समस्या है, आए दिन कोसी अपना रास्ता बदलती है और उसके बाद स्कूल कट जाते हैं। लेकिन बहुत ही विरोधाभास की बात है, विडंबना की बात है, आयरनी की बात है कि सरकार की शिक्षा नीति कोसी के लिए उसको विशेष रूप से बनाया ही नहीं गया है, जबकि वहां की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। तो आखिर हम किस हिसाब से सोच रहे हैं कि कोसी के अंदर शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? जिस जगह की जमीन स्थिर नहीं है, जहां के लोग स्थिर नहीं है, वहां का विश्वविद्यालय और विद्यालय स्थिर कैसे रह सकता है? और इस वजह से भौगोलिक अस्थिरता की स्थिति में तमाम समस्याएं उत्पन्न होती है। बाढ़ आती है, गांव का विद्यालय कट जाता है, शिक्षक तमाम बाहर के हैं जो कोसी के अंदर की नियुक्ति को एक पनिशमेंट की तरह लेते हैं। हम वहां घूम रहे हैं, 2 साल से देखते हैं, या तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो बेंच नहीं है, बेंच है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है अगर पेरोल पे तो वो आते नहीं है। वहां एक अलग बिचौलियों की व्यवस्था खड़ी हो गई है, जहां पर गांव के ही कुछ बिचौलिए लोग शिक्षक के साथ 2000, 4000, 5000 रुपए लेकर के, जिसको सेटिंग कहते हैं, सेटिंग के आधार पर मैनेज करके एक छोटा फोन उनको दे दिया जाता है कि अगर किसी प्रकार की जांच हो मंडलीय स्तर पर तो उनको सूचित कर देते हैं, वो एक दिन के नाव से अंदर आ जाते हैं। तो क्या इस स्थिति में हम वाकई गंभीर है कि कोसी की शिक्षा की स्थिति सुधर सकती है? मेरा रिसर्च कहता है कि नहीं है। उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना है, पोशाक राशि है, आंगनबाड़ी की व्यवस्था है जो मातृ शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य और शिक्षा को केंद्र में रखकर बनाई गई है, उसकी स्थिति भी भयंकर भ्रष्टाचार में संलग्न है। उसके अलावा गर्मी की छुट्टी हर जगह होती है, हर जगह का नियम है, लेकिन ये तो एक कानूनन प्रावधान है। उसके अलावा उस क्षेत्र में बाढ़ की छुट्टियां भी होती है, जिसका कोई प्रावधान नहीं है लेकिन व्यवहारिक तौर पर होती है। सरकार को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि अगर उस क्षेत्र में नियमित तौर पर बाढ़ आती है तो बाढ़ की छुट्टी को और गर्मी की छुट्टी को एक कर दें? बच्चे को एक बार गर्मी की छुट्टी देते हैं, बाढ़ की छुट्टी से वो वैसे ही प्रभावित रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा रेखांकित करना चाहूंगा कोसी नवनिर्माण मंच के बारे में, समय कम है, गालिब चाह ने कहा है। कोसी नवनिर्माण मंच 2008 में जब कुशवाहा त्रासदी हुई थी तो आरटीआई एक्टिविस्ट महेंद्र यादव ने उसकी संकल्पना तैयार की। आज वो नहीं आ पाए हैं, उनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, संतोष जी हैं और भी शिक्षक हैं। और उसके बाद लगातार हम कोसी तटबंध के बीच के लोगों के बीच 365 दिन काम कर रहे हैं। हम सरकार से सहयोग की नीति भी अपनाते हैं, जहां आवश्यकता पड़ती है हम आंदोलन की रणनीति भी अपनाते हैं। हमारा ऐसा कोई वैचारिक मतभेद नहीं है कि हम किसी पार्टी विशेष के समर्थक हैं। अगर सरकार जनता के प्रति अपने दायित्वों को पूरा नहीं करती है, मानक संचालन प्रक्रिया जो बनाई है सरकार ने बनाई है, जैसे आनंद माधव जी ने कहा, ये हमारे यहाँ खड़े नहीं है, हो सकता है 99% बात दिलीप सर ने कही, लेकिन सरकारी आंकड़े तो कम से कम आप पूरा करें पहले। तो जो सरकार ने एसओपी बनाया है उसकी पूर्ति भी नहीं होती है। इन सब की लड़ाई से शुरुआत करके आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि 7 अलग अलग छोटे छोटे तटबंध के बीच स्थित गांव में कोसी नवनिर्माण मंच एक नई सोच के साथ जीवनशाला चलाता है। वहां वो सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, कुल मिलाकर 1000 बच्चों से ऊपर के बीच हम पहुंच रहे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल में जिनका नाम नहीं है। और एक खूबसूरत पहल ये है कि वहां कौन शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वहां पढ़ाने वाले शिक्षक उसी गांव के लोग हैं। संतोष मुखिया हमारे बीच हैं, वो निषाद समुदाय से संपर्क करते हैं, मछुआरा समुदाय से संपर्क करते हैं, आजीवन वो नाव चलाए हैं, मछली पकड़े हैं। अगर वो युवा किसी सकारात्मक पहल में भागीदार नहीं बनता है तो वो दिल्ली पंजाब की मंडियों में चला जाएगा। और आज जीवनशाला अगर हजारों बच्चों के बीच नहीं खड़ी होगी तो वो उन बच्चों की नियति भी वही है, वो दिल्ली और पंजाब की मंडियों में मजदूर बनके पहुंच जाएंगे। तो शिक्षा का सवाल विकास का सवाल है। यह हम योग है कि विकास का सवाल वस्तुतः शिक्षा का सवाल है। पिछले दिनों में
अगस्त के महीने में मैंने मजदूर का इलाज कराया। अब मैं मजदूर शब्द इस्तेमाल करना अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये मजदूर बाहर के लोगों के लिए है। हमारे समाज के ये लोग ये बाहर जाते हैं, सफदरजंग अस्पताल में एक बेड नहीं मिलता है, हॉस्पिटल नहीं मिलता है। तब मैंने महसूस किया, सर ने बात की, दिलीप सर ने, कि हमें शिक्षा को एक बहुत बड़े फलक में समझना होगा, सिर्फ साक्षरता काफी नहीं है। लेकिन वहां मुझे महसूस हुआ कि साक्षरता भी बहुत बड़ी चीज है। उस मजदूर के पास उसको तमाम जगह ठगा गया, उसको ब्लड डोनेशन में ठगा गया, उसको धर्मशाला देने में ठगा गया, उसको डॉक्टर में ठगा, दवाइयों में ठगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ठगा, हर जगह उसका शोषण हुआ। अगर थोड़ी सी शिक्षा होती तो इन तमाम शोषणों से वो बच सकते थे। कोसी नवनिर्माण मंच इसके अलावा जिला प्रशासन के साथ भी सहयोग करता रहा है। 2020 में संतोष मुखिया के घर पर ही महेंद्र कुमार और मनोज कुमार एसपी और डीएम गए थे। वहां पर हजारों बच्चों ने आवेदन दिया कि हम स्कूल चाहते हैं, तो कहा। उसके अलावा एल सिन्हा इंस्टीट्यूट में फरवरी में हालिम शाह की सदारत में कार्यक्रम हुआ था। वहां चंद्रशेखर जी और शिक्षा मंत्री हैं महागठबंधन की सरकार में, वहां भी हमने शिक्षा को सवाल को उठाया। उसके बाद 25 सितंबर 2022 को बैरिया मुन्सिपल में 5000 की संख्या में लोग आए, वहां पंचायत का आयोजन हुआ। कोसी नवनिर्माण मंच ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तावित किया, उसको पास किया, जिसमें शिक्षा का सवाल भी अहम है। उसके अलावा हम लोग लगातार कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार जो 87 में गठित हुआ था, चंद्रकिशोर पाठक कमेटी की अनुशंसा के बाद विधानसभा ने इसको पारित किया था। आज वो कहीं नहीं मिल रहा है। दर्जनों आरटीआई हमारे संगठन ने लगाए, लेकिन उसको हम ढूंढ नहीं पाए। तो तमाम जो प्रश्न है कोसी के, सिर्फ ये बाढ़ कटाव की समस्या नहीं है, ये मूलतः इस बात की समस्या है कि सरकार प्रशासन कोसी के लोगों को लोग मानने तैयार नहीं है, उनको नागरिक समाज का हिस्सा मानने तैयार नहीं है। इसलिए जरूरी इस बात की है कि हम कोसी की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसके बारे में बात करेंगे। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो हम शहरी शिक्षा की बात करें, अभी तो मैंने कोसी पर केंद्रित करके बात करी। आज सबसे गंभीर समस्या जो हमारे सामने है वो है स्कूलों का डीरेगुलेशन। बिल्कुल एनआरकी की स्थिति में स्कूल हमारे चल रहे हैं, खासकर मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे लड़के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो छोटे हैं तो पढ़ा नहीं सकते, उनकी कोई योग्यता नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। क्या किताब पढ़ा रहे हैं, किस पब्लिकेशन का पढ़ा रहे हैं, क्या योग्यता है प्रिंसिपल की, इसका कोई देखने वाला नहीं है। 5 महीने पहले मैंने अपने चचेरी बहन का नाम कटवा दिया स्कूल से, 5 महीना तक प्रिंसिपल का फोन नहीं आया कि आपकी बहन क्यों नहीं आ रही। 5 महीने बाद उनका फोन आता है कि आपकी बहन क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा आज आपको होश आया है, हमने उसका नाम आपका किसी और स्कूल में डाला। तो मेरा आग्रह है कि जो यहाँ पर जिस जंगल राज की स्थिति में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है शिक्षा का, हमारे बिजनेस में मुनाफा हो गया हम स्कूल खोल देंगे, ठेकेदारी में मुनाफा हो गया हम स्कूल खोल देंगे। इस स्थिति में क्या हम शिक्षा को देखना चाहते हैं? इन्हीं सब बातों को मैं मंच के सामने रखना चाहता हूँ। फिर से गालिब शाह और आनंद माधव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोसी नवनिर्माण मंच को यहाँ बात करने का अवसर दिया।